हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है चिंतन। आज हम चिंतन के एमसीक्यू हल करेंगे और चिंतन के बारे में डिटेल से भी समझेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। दोस्तों, ये सब चिंतन के चारों चरण हैं। इनको हमें क्रमबद्ध लगाना है, यानी इन चरणों का सही क्रम क्या है वो ढूंढना है हमें। तो इन चरणों का जो सही क्रम होगा दोस्तों, वो होगा सबसे पहले नंबर पर आएगा पूर्वक्रमण, दूसरे नंबर पर आएगा श्रेणीकरण, तीसरे नंबर पर आएगा प्रतिक्रिया चयन, चौथे नंबर पर आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो दोस्तों, यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन रिक्त स्थान के साथ संबंध तत्व है: प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन या फिर त्वरण। दोस्तों, चिंतन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अपसारी चिंतन, दूसरा होता है अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों, प्रभाव, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन जो है वे अपसारी चिंतन के साथ संबंध तत्व है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से या फिर अभिसारी चिंतन से। दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है एक बंद चीज से बाहर निकलना, मतलब एक मतलब निश्चित एरिया से बाहर निकलकर सोचना, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना, वो होता है आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये है अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन के जो मतलब आप कह सकते हैं, अपसारी चिंतन की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं? जैसे सरल से कठिन की तरफ जाना, सरल से कठिन, ये क्या कहलाएगा? ये भी अपसारी चिंतन कहलाएगा। सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, लीक से हटकर सोचना, कुछ अलग करना, कुछ नया करना। विश्लेषणात्मक, पार्श्विक चिंतन, ये सब क्या है? ये सब अपसारी चिंतन ही कहलाते हैं। दोस्तों, अपसारी चिंतन होता क्या है? देखो, अपसारी चिंतन ऐसे होता है, जैसे अगर मैं कहूं किन दो संख्याओं का योग 12 हो सकता है, ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनका योग 12 होगा? ठीक है, उसमें क्या होगा, सभी बच्चों का आंसर तो सही होगा, लेकिन सभी बच्चों का आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, उत्तर तो अलग अलग है लेकिन सभी का सही है। ये होता है अपसारी चिंतन। देखो, जैसे मैं कहूंगा 6 + 6 = 12 होते हैं, 8 + 4 = 12, 10 + 2 = 12। ठीक है, यहाँ आंसर तो सबका सेम आ रहा है लेकिन तरीका सबका अलग अलग है, तो ये कहलाता है अपसारी चिंतन। ठीक है, कुछ अलग करना, कुछ नया सोचना। ठीक है, जहां पर उत्तर सीमित ना हो, जहां एक निश्चित उत्तर ना हो, वो कौन सा चिंतन कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है अपसारी चिंतन के साथ संबंधित है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दोस्तों, ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाता है।
बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। दोस्तों हतोत्साहित करते ही देखते ही काट देना। हतोत्साहित का मतलब होता है किसी का आत्मविश्वास तोड़ना, ठीक है, किसी के प्रयासों को नकारना। कोई बच्चा प्रयास करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप जो है उसको मतलब उसके आत्मविश्वास में कमी ला रहे हो, उसको डांट रहे हो, मना कर रहे हो, ये मत करो, आपसे सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हतोत्साहित करना, किसी बच्चे का आत्मविश्वास आत्मबल को तोड़ना, ये नहीं करना, ठीक है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। दोस्तों व्याख्या से संबंधित, रट्टा मारने से, कठिन शब्दावली से संबंधित कोई सा भी ऑप्शन हो तो वो नेगेटिव होता है, इसलिए उसको काट देना। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों चर्चा करने से सबसे ज्यादा जो है भाषा का विकास होता है और चिंतन में वृद्धि होती है। ध्यान रखना, चर्चा क्या होती है, अपने समवयस्कों के साथ किसी समस्या, किसी टॉपिक पर चर्चा करना। इससे क्या होता है, बच्चों के ज्ञान का आपस में आदान प्रदान होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। मतलब बच्चों को कमजोर साबित कर दो कि हाँ ये बच्चा जो है कमजोर है, उसको ये चिन्हित कर दो सबकी नज़रों में। दोस्तों नहीं, ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है। दोस्तों शिक्षक की हो सकता है लेकिन शिक्षार्थियों की नहीं है, ठीक है। यहाँ शिक्षार्थी भी आ गए तो यहाँ हमारा गलत, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल, बच्चे किस तरह से गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी चिंतन की जो मतलब मानसिक प्रक्रिया होती है उसको समझने के रूप में देखी जानी चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ना कि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? दोस्तों देखो सही जवाब क्या है। सही जवाब का मतलब है रटा रटाया उत्तर देना, ठीक है। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? सोचने का मतलब होता है कि इस बारे की स्थिति, कोई स्थिति परिस्थिति बच्चे के सामने पेश करती गई जो शिक्षक द्वारा बताई गई है, अब उसके बारे में उससे जो है उसके विचारों को जानना। तो हमारा दोस्तों ये ऑप्शन भी कट जाता है। लेकिन विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? मैंने कहा ना, कुछ भी नया करना, एक ही चीज को कई तरीकों से हल करना, एक ही समस्या को कई तरीके से उसका समाधान करना, क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। और ये बहुत अच्छा चिंतन होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? अल्पबोधगम्यता, मानसिक क्षति, अपसारी सोच या फिर अभिसारी सोच। दोस्तों मैंने अभी इसके बारे में बताया था, है ना। किसी भी चीज को, किसी भी समस्या को हल करने के लिए नए नए तरीकों से हल करने के मतलब जिसमें बच्चे में प्रवृत्ति हो, नए तरीके से हल करता हो और उसको फिर दोबारा हल करते समय उसमें पहले से कम समय लेता हो, तो ये कौन सा चिंतन कहलाता है? ये सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता कहलाती है। और सृजनात्मकता कैसा चिंतन है? अपसारी चिंतन है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। दोस्तों बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। हमसे क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है, ठीक है। जबकि त्रुटि क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती है, ठीक है। इसको त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। तो बिल्कुल है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, बिल्कुल कराता है। त्रुटि क्या करती है? छात्रों की सोच के बारे में जो है शिक्षक को जानकारी देती है। उससे एक शिक्षक पता कर सकता है उसकी त्रुटियों से, उसके व्यवहार के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसकी तर्क शक्ति, उसकी चिंतन के बारे में। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। दोस्तों ये नहीं है, पर अपना अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बिल्कुल करता है।
तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक है, ग्रेड हुआ, अंकों मतलब कोई बच्चा कक्षा में टॉप कर रहा है, टॉप आने के लिए पढ़ाई करना, बढ़िया नंबर लाने के लिए पढ़ाई करना, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारा ग्रेड, पद, ज़्यादा अंक प्राप्त करना, अच्छे अंकों के प्राप्त करने के लिए पढ़ना, ये सब जो है नेगेटिव है। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? अधिसंज्ञान, विश्लेषण, स्वयं विमर्श। तो दोस्तों समालोचनात्मक चिंतन में ये तीनों ही शामिल हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ए, पहला, दूसरा, तीसरा। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, भाषा और चिंतन दोनों जन्मजात धारणाएं हैं। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। ठीक है, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार विचार जो है भाषा से पहले आते हैं, विचार को ही चिंतन कहा जाता है और चिंतन को ही विचार कहा जाता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है सीटेट में अगली बार विचार रख दे। ठीक है, विचार भाषा का निर्धारण करता है जीन पियाजे के अनुसार। अगर यही चीज जीन पियाजे की बारे में ना कह के वाइगोत्स्की महोदय के बारे में कही होती तो वहां पर हमें भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। ठीक है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है किसके अकॉर्डिंग? वाइगोत्स्की। अगर वाइगोत्स्की के बारे में पूछा जाता तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट होता, क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है भाषा चिंतन से पहले होती है और जीन पियाजे ने कहा है चिंतन या विचार भाषा से पहले होते हैं, इसीलिए चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कमजोर और तेज छात्रों की पहचान कर सकती है, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को वह समझ सकती है, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। दोस्तों सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए, किसी भी बच्चे को, अधिगमकर्ता का मतलब होता है जो अधिगम ग्रहण कर रहे हैं। अधिगम कौन ग्रहण करते हैं? अधिगम छात्र ग्रहण करते हैं या विद्यार्थी ग्रहण करते हैं। ठीक है, उनको पृथक या अलग करना, श्रेणीबद्ध करना, कि उनकी श्रेणी बना दो कि ये कम होशियार बच्चे हैं, ये ज्यादा होशियार हैं और ये मंद बुद्धि हैं। इस तरह का कार्य कक्षा में या एक शिक्षक के द्वारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है कि हाँ आपके बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, इस चीज में गलती करते हैं, ताकि बच्चे में जो है हीन भावना उत्पन्न हो, बच्चे का आत्मविश्वास में बच्चे की कमी आए। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन भी कट जाता है। ठीक है, और कमजोर और तेज छात्रों की पहचान कर सकती है, इसके द्वारा नहीं। दोस्तों त्रुटि के द्वारा कमजोर और तेज छात्रों की पहचान नहीं की जाती है। ठीक है, त्रुटि के द्वारा अगर कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है तो इससे अध्यापकों को जो है बहुत अच्छी जानकारी मिलती है बच्चे के व्यवहार के, उसकी सोच के बारे में, तो वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को वह समझ सकती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक, बिना बोधन के प्रत्ययन एवं त्रुटि पर कार्यात्मक स्थिरता। तो दोस्तों समस्या समाधान के लिए जो योजनाएं प्रभावशाली हैं वो है एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक। तो हमारा यहाँ पहला और दूसरा, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि के वर्गीकरण में आते हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। दोस्तों प्रकृतिवादी बुद्धि उनमें लोगों में होती है जिनको प्रकृति से प्यार होता है। ठीक है, पेड़ पौधों से प्यार होता है, भूगोल से प्यार होता है, उनको उनमें जो है प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि उसमें होती है जो भाषा के जो सामने वाले के व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार ढल जाए, अपनी भाषा को तुरंत अदल बदल कर दे। ठीक है, उसमें जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। लेकिन अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति में मैंने आपको पीछे भी बताया था कि सृजनात्मकता क्या होती है। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन कहलाती है।
ठीक है, कुछ भी नया करना या किसी कार्य को नए तरीके से हल करना, किसी कार्य को पहले से कम समय में करना सृजनात्मकता कहलाती है। और सृजनात्मकता क्या होता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, सृजनात्मक बुद्धि। दोस्तों निगमनात्मक, ठीक है, निगमनात्मक चिंतन और मुक्त अंत वाले पर्सन, मुक्त अंत वाले या भी निबंधात्मक पर्सन, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब अपसारी चिंतन कहलाते हैं। दोस्तों कभी कभी सीटेट में घुमा के क्वेश्चन दे देता है, निगमनात्मक चिंतन जो है या निगमनात्मक पर्सन किस तरह की विशेषता दर्शाते हैं? अपसारी चिंतन की। मुक्त अंत वाले पर्सन कैसे होते हैं? अपसारी चिंतन होते हैं। निबंधात्मक पर्सन कैसे होते हैं? तो अपसारी चिंतन होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई बच्चा जो है त्रुटि कर रहा है तो इसका विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूह में पृथकीकरण करना। दोस्तों मैंने अभी पीछे कई बार बता चुका हूँ, श्रेणीबद्ध करना, समूह में बांटना या फिर अलग करना, ये सब बहुत नेगेटिव होते हैं। तो ये एक शिक्षक को कभी भी नहीं करना चाहिए, और ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो तो वो हमेशा नेगेटिव तौर पर देखना उसको। बच्चों की सोच चिंतन को समझना ये हो सकता है, पर अपना अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना। दोस्तों फटकारना, डांटना, मारना, पीटना, ये सब नेगेटिव है। विद्यालयों में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना, दोस्तों ये भी नहीं, ठीक है। त्रुटियों से के विश्लेषण का क्या उद्देश्य होता है? ताकि हम बच्चों की सोच, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को समझ सके, बच्चे के व्यवहार को समझ सके। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, बच्चों की सोच चिंतन को समझना। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगरानी रखकर? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, हमारा यह ऑप्शन गलत हो जाता है। प्रत्येक शिक्षार्थियों से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन गलत होते जाता है। शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, दोस्तों ये राइट आंसर हो सकता है। शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना। अनुसरण का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो, नकल करना, निर्देश देना, अनुकरण करना, अनुसरण करना, ये सब नेगेटिव होते हैं। तो समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके के अवसर दिए जाएं छात्रों को। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? दोस्तों समस्या की पहचान, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। नहीं दोस्तों, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, दोस्तों हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। समस्या को परिभाषित करना, बिल्कुल। समस्या का विश्लेषण करना, बिल्कुल। परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। दोस्तों समस्या समाधान के जो हैं ये क्रमबद्ध चरण है और ये बहुत सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? पर कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपक चिंतन, साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। समस्या समाधान के संदर्भ पर किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना पर कार्यात्मक स्थिरता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः से पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाता है, रिक्त स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुरूपक। उन्हें कार्यों को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वह गलती करना ना छोड़ दें। कलन विधि, स्मरण सहायक विधियां। दोस्तों इसके बारे में भी मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे प्लीज इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 19, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए,
उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। उन्हें कक्षा के अलग अलग खंड में बैठाना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, जब बच्चे गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, तो उनको महत्व नहीं देना चाहिए, ये ऑप्शन कट जाता है। अलग खंड में मतलब उन्हें एक अलग लाइन बना दो जो बच्चे ज़्यादा गलतियां करते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कक्षा के अलग अलग खंड में बैठाना चाहिए, ये भी वही कह रहा है जो ऊपर वाला ऑप्शन कह रहा है। लेकिन शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा मतलब बात करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। विचारक कथनों में से तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता से जांच करते हैं। विचारक स्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते। विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। दोस्तों, इसमें हमसे नेगेटिव ऑप्शन पूछा है। ठीक है, नेगेटिव आंसर। इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? तो दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन तो योगदान देता है। विचारक कथनों में से तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता से जांच करते हैं, हमारा ये ऑप्शन भी जो है योगदान देता है। लेकिन विचारक स्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते, ये ऑप्शन हमारा जो गलत है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। विचारक स्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते। दोस्तों, चिंतन क्या है? आपको पता है चिंतन क्या होता है? चिंतन एक उद्देश्य परक है। क्या है? चिंतन एक उद्देश्य परक मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? त्रुटियों से अध्यापकों को कमजोर और कुशार्क विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। मतलब अलग अलग करने में, मैंने कहा ना सभी बच्चे समान रूप से समान होने चाहिए शिक्षक की नज़र में। ठीक है, कोई भी किसी का भी प्रति शिक्षक को ज़्यादा संवेदनशील नहीं बनना, सबको समान नज़रों से देखना है। ठीक है, इसमें बच्चों को कभी भी अलग करना, वर्गों में बांटना, ये शिक्षक का सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन कट जाता है। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, हर बच्चा सीखना चाहता है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा थोड़ा समय लेता है, लेकिन सीखते सभी बच्चे हैं। कोई बच्चा त्रुटि ज़्यादा करता है, कोई बच्चा कम करता है। इससे पास फेल का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, विद्यार्थियों को फेल करने से बच्चे त्रुटि करना बंद नहीं करते, बल्कि उनकी त्रुटियों का उपचार करने से बच्चे त्रुटियां करना दूर करते हैं। त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने की का अवसर देती है। बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा यही ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती हैं। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? दोस्तों, हमारे दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, ये भी कट जाता है। बीजों के अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए, ताकि आप खुद ही करके देखें, खुद ही करके सीखें। गतिविधि आधारित शिक्षण। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो रिक्त स्थान को बढ़ावा दे, निराशा को बढ़ावा दे, अपसारी उत्तर को बढ़ावा दे, अपसारी सोच को बढ़ावा दे, या मात्र रटने को बढ़ावा दे। दोस्तों, मैंने आपको बताया है अपसारी सोच। ठीक है, ऐसी गतिविधियां तैयार करनी चाहिए शिक्षक को जो बच्चे की अपसारी सोच को बढ़ावा दे, बच्चों की सोच में वृद्धि करे, बच्चों के दिमाग के चक्षु खुले और वे जो है कल्पनाशीलता बने, तर्क करना सीखें। ठीक है, ये होती है अपसारी सोच। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, अपसारी सोच। दोस्तों, अभिसारी सोच क्या होती है? अभिसारी, मैंने बताया ना चिंतन 2 प्रकार का होता है। पहला अपसारी सोच, अपसारी चिंतन, दूसरा अभिसारी चिंतन। ये अभिसारी चिंतन क्या है? दोस्तों, अभिसारी चिंतन होता है रूढ़िवादी चिंतन। रूढ़िवादी चिंतन को क्या बोलते हैं?
अभिसारी चिंतन। रूढ़िवादी चिंतन को क्या बोलते हैं? अभिसारी चिंतन। ये वो चिंतन होता है कि जो धारणाएं बना दी गई बस आपको वहां तक सोचना है, उससे बाहर आगे आपको नहीं निकलना है। ठीक है, इसको इन द बॉक्स भी बोलते हैं। जैसे अपसारी सोच को आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं, अभिसारी चिंतन को इन द बॉक्स बोलते हैं। मतलब बॉक्स के अंदर, एक सीमित दायरे के अंदर रह के ही सोचना, इससे बाहर ना जाना। ठीक है, लकीर का फकीर या कुएं का मेंढक और आगानात्मक चिंतन। आगानात्मक चिंतन कैसा होता है? यह भी अभिसारी चिंतन होता है। जबकि निगमनात्मक चिंतन कैसा होता है? अपसारी चिंतन वाला होता है। और बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं वे कैसे होते हैं? वे अपसारी चिंतन कहलाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न अपसारी चिंतन कहलाते हैं, जबकि निबंधात्मक प्रश्न अपसारी चिंतन वाले प्रश्न कहलाते हैं। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सीमित हो, ठीक है, जिनका उत्तर सीमित हो, जो सभी बच्चे का उत्तर एक ही हो, तो वो कौन से ऐसे प्रश्न कौन से चिंतन कहलाते हैं? अभिसारी चिंतन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बंद अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन वाले प्रश्न कहलाते हैं, जबकि बंद अंत वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन कहलाते हैं, या जिनका उत्तर सीमित हो। ठीक है, जिनका उत्तर सीमित हो, जिनका उत्तर सीमित हो, वो क्या कहलाते हैं? अभिसारी चिंतन कहलाते हैं। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया। दोस्तों नहीं। उच्च क्रम की भावात्मक और बौद्धिक क्षमताएं। दोस्तों, जब बच्चा भ्रांति कर रहा है, कंफ्यूज है, तो उसमें उच्च क्रम की भावात्मक और बौद्धिक क्षमताएं कहां से आएंगी? ये भी नहीं। अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, ये हो सकता है। गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। दोस्तों नहीं, ये जो भ्रांतियां होती हैं ये कोई तंत्रिका संबंधी विकार नहीं होते हैं, और ना ही गंभीर संज्ञानात्मक कमियां होती हैं। लेकिन अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ होती है बच्चों की। ये यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है? प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। दोस्तों, बंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं वे नेगेटिव होते हैं, थोड़े से मतलब नकारात्मक होते हैं, वे सकारात्मक ऑप्शन नहीं होता है बंद अंत वाला। ठीक है, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करके। दोस्तों, अगर यहाँ होता प्रोत्साहित करके तो हमारा यही ऑप्शन राइट बैठता। ठीक है, क्योंकि सबसे मजबूत यही है। लेकिन यहाँ हो रहा है निरुत्साहित या हतोत्साहित, मतलब बच्चों को अंतःक्रिया ना करने देना आपस में। ठीक है, इसके लिए उनको डांटना कि आप आपस में चर्चा नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, तो ये भी नेगेटिव होता है। जबकि प्रोत्साहित होता है तो हमारा यही ऑप्शन जो होता है राइट आंसर होता। लेकिन दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मोहित करने के लिए अध्यापक को रिक्त स्थान, जिनमें रिक्त स्थान शामिल है, प्रस्तुत करने चाहिए। खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन, बंद अंत वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, अभिसारी चिंतन जो होता है अच्छा होता है, अभिसारी चिंतन नेगेटिव होता है, अपसारी चिंतन अच्छा होता है। तो हमारा ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाता है। ठीक है, वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां, अभिसारी चिंतन। दोस्तों, अगर ये वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां और अभिसारी चिंतन होता तो हमारा ये ऑप्शन राइट होता, लेकिन यहाँ अभिसारी चिंतन है तो ये भी कट जाता है। संदर्भ रहित परिदृश्य या फिर घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। दोस्तों, हमारा ये भी कट जाता है ऑप्शन। लेकिन खुले अंत वाले प्रश्न और अपसारी चिंतन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मोहित करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले प्रश्न, जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है, प्रस्तुत करने चाहिए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर होना चाहिए।
जटिल से सरल, सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक। दोस्तों अगर यहाँ प्रतीक से सांकेतिक होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ है संकेत से अनुप्रतीक। पहले बच्चे को देखो प्रतीक दिखाना चाहिए, प्राइमरी का बच्चा है वो इतनी जल्दी संकेत से उनके माध्यम से नहीं समझ सकता, वो पहले प्रतीक के माध्यम से समझेगा फिर संकेत के माध्यम से समझेगा। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। अमूर्त से मूर्त की ओर, दोस्तों अमूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। अमूर्त का मतलब होता है जो वस्तु बच्चे ने देखी नहीं है उसके बारे में कल्पना करना, उसके बारे में तर्क करना, उसके बारे में चिंतन करना। एक छोटा बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, तो ये भी कट जाता है। जटिल से सरल, दोस्तों जटिल से सरल, मैंने कहा था अपसारी चिंतन कैसा होता है, सरल से जटिल की ओर जाना। और ये एक छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा है कि जो एक शिक्षा का अधिगम का नियम है वो सरल से जटिल की तरफ चले। बच्चे को पहले सरल चीजें सिखाई जाएं, फिर बाद में धीरे धीरे जटिल चीजें सिखाई जाएं, और या सामान्य से विशिष्ट चीजें सिखाई जाएं। मतलब पहले जो सामान्य चीजें हैं जिसके बारे में बच्चा जानता है, बच्चे ने देखी हैं वो चीजें, ठीक है, उसके बारे में बच्चों से उन सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना चाहिए, कोई स्पेशल चीज की तरफ। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। करण हमेशा किसी भी समस्या को एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवचारी समाधान सोचता है और अक्सर नवचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? दोस्तों करण क्या करता है, हमेशा किसी भी समस्या को एक से अधिक तरीकों से करने की कोशिश करता है। उसके जो समाधान है अलग अलग तरीके से हल करता है एक ही समस्या को, ठीक है। और अक्सर क्या करता है, वो नया कोई ना कोई नया मतलब साधन ऐसा सोचता है जिससे समस्या का समाधान किया जा सके। ऐसा नहीं है किसी एक समस्या का उसने समाधान कर दिया तो वो बाद में जब कभी उसके सामने ऐसी परिस्थिति या वही समस्या आएगी तो वो उसी के तरीके से उसका हल करेगा, समाधान करेगा, नहीं, वो फिर उसका एक नया समाधान खोजता है, ठीक है। तो ये नया समाधान या नवचारी समाधान क्या कहलाता है? अपसारी सोच, अभिसरीकरण, नकारात्मक सोच, तर्कहीन सोच। तो दोस्तों मैंने बताया है कुछ भी नया सोचना या कुछ भी नया करना, कुछ भी नया बना देना, किसी समस्या समाधान के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता कहलाती है। और ये कैसा चिंतन होता है? ये अपसारी चिंतन कहलाता है, यानी अपसारी सोच। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, अपसारी सोच। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? त्रुटियों के प्रति रूपों की खोज करना। दोस्तों बिल्कुल, त्रुटि किस रूप में हो रही है इसका पता एक शिक्षक को होना चाहिए। अधिगम में कमियों के बारे में जानना, किसके कारण त्रुटियां होती हैं ये जानना भी इसका त्रुटि का जो मतलब शिक्षक के द्वारा अगर कोई बच्चा त्रुटि करता है ये जानना भी शिक्षक का कर्तव्य है। विद्यार्थियों की त्रुटि को सुधारने के लिए सहयोग करना, विद्यार्थियों की त्रुटि को सुधारने के लिए सहयोग करना, बिल्कुल। अगर कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है तो उसमें बच्चे की मदद करना उसको सुधारने के लिए। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना, मतलब आप बच्चे के साथ चर्चा मत करो, आप उसको ये मत बताओ आपने कहाँ गलती करी, बस उसको सही उत्तर बता दो। दोस्तों बिल्कुल गलत, ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। और हमसे नेगेटिव ऑप्शन पूछा है और यही नेगेटिव ऑप्शन है, यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? अभिसारी चिंतन, स्मरणोपकारी विधियां, समझ बनाना, निष्क्रिय अनुकरण। दोस्तों देखो अभिसारी चिंतन के बारे में मैंने बताया, अभिसारी चिंतन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। स्मरणोपकारी का मतलब है रट्टा मारना, स्मृति आधारित, ठीक है, याद करना। तो दोस्तों ऐसी कोई सी भी विधि होगी वो बिल्कुल गलत होगी। बच्चे को कभी भी स्मरण नहीं कराया जाना चाहिए और ना ही रट्टा लगवाना चाहिए, ठीक है। हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। बच्चों की समझ बनाना, ये बिल्कुल सही हो जाता है। निष्क्रिय अनुकरण, दोस्तों अगर यहाँ सक्रिय अनुकरण होता, सक्रिय का मतलब है नकल करना, यहाँ है निष्क्रिय अनुकरण मतलब नकल ना करना, तो हमारा ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ सक्रिय अनुकरण होता तो ये रॉन्ग हो जाता, यहाँ है निष्क्रिय अनुकरण, तो हमारा ये भी राइट हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा। समझ बनाना और निष्क्रिय अनुकरण क्या है? प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है?
तार्किक सोच से, निष्क्रिय अनुसरण से। दोस्तों निष्क्रिय अनुसरण बिल्कुल बेकार, नहीं 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 दोस्तों, यहाँ सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन हमें जो है 4 ऑप्शनों में से कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना होता है जो चारों में सबसे मजबूत हो। प्रतिक्रिया सेट, पर कार्यात्मक स्थिरता। तो दोस्तों इनमें सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत ऑप्शन कौन सा है? एक तो हमारा निष्क्रिय अनुसरण है, दूसरा है तार्किक सोच। तो हमारा जो इन दोनों में मजबूत है वो है सबसे बड़ा या सबसे मजबूत ऑप्शन तार्किक सोच। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों पीछे मैंने बताया था चिंतन कितने प्रकार का होता है, अभिसारी चिंतन के बारे में बताया, अभिसारी चिंतन के बारे में बताया। अब एक बार देखते हैं चिंतन के तत्व। चिंतन के तत्व होते हैं, जैसे चिंतन के चरण होते हैं ऐसी चिंतन के तत्व होते हैं, और ये क्रमबद्ध होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है वस्तु, तीसरा होता है चिन्ह, चौथा है विचार, पांचवा है भाषा। और भाषा इन चारों तत्वों को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? इन चारों तत्वों को भाषा जोड़ती है। चिंतन के तत्व हैं प्रत्यक्षीकरण, मतलब प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जिस वस्तु या समस्या के बारे में हम चिंतन करते हैं उस वस्तु या समस्या को हमने पहले देखा हो। दूसरा है वस्तु, उस वस्तु का होना बहुत जरूरी है जिसके बारे में हम चिंतन कर रहे हो। तीसरा है चिन्ह, वस्तु का फिक्स होना। उसके बाद है विचार, फिर है भाषा। भाषा क्या करती है? इन चारों को आपस में जोड़ती है। बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक हैं। दोस्तों हानिकारक नहीं है, बिल्कुल गलत है, हानिकारक नहीं है, बल्कि बेहद अच्छी हैं। ठीक है, बच्चे की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में त्रुटियां या भ्रांतियां हानिकारक नहीं होती हैं। बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं। बच्चे में विवेक नहीं होता है इसलिए वो जल्दी जल्दी में गलत कर देता है। नहीं दोस्तों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं। हाँ ये हो सकता है, पर अगला ऑप्शन देख लेते हैं। वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती हैं। नहीं दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने प्रस्तुत की? J.S. रॉस, जेम्स ट्रेवर, वुडवर्थ या फिर जॉन डीवी? तो दोस्तों चिंतनशील सोच की चर्चा जॉन डीवी ने प्रस्तुत की। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी हमने चिंतन के तत्व जान लिए, चिंतन के प्रकार जान लिए, अब जान लेते हैं चिंतन की विशेषताएं। चिंतन की विशेषताएं क्या क्या हैं? चिंतन एक उद्देश्यपरक है, उद्देश्यपरक प्रक्रिया है, समस्या समाधान पर आधारित है, चेतन अवस्था में गठित होता है, प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण किसे माना है? उपकरण, उद्भावन, मूल्यांकन या फिर ऊष्मा देना? तो दोस्तों ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उपकरण को माना है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। चिंतन क्या है? प्रतीकों का उपयोग, भाषा का उपयोग, संगीत प्रक्रियाओं का उपयोग या फिर संप्रतीय अध्ययन का प्रयोग? दोस्तों चिंतन क्या है? चिंतन प्रतीकों का उपयोग है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा।